छोटे से गांव में अजय नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सिला के साथ रहता था। अजी सुनते हो, अब और कितना इंतजार। भंडार घर तो एकदम से खाली हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सब कुछ बटोर लिया हो। चावल का एक दाना भी नहीं बचा। उस आटे के डिब्बे में जो बचा था वह भी बस आज शाम की एक रोटी के लिए ही काफी होगा। अगर आज लकड़ी का गट्ठर बेच आओ तो ही कल सुबह के लिए हम 2 रोटी का इंतजाम कर पाएंगे। भाग्यवान, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी तकदीर भी मेरी तरह ही रूठी हुई है। लकड़ी तो मैंने कल रात ही काट कर बांध कर तैयार कर दी थी। सबसे अच्छी लकड़ियां छाटी थी, पर खरीदने वाला कोई नहीं मिला। गांव के महाजन और छोटे मोटे व्यापारी सब मेरी शक्ल देखकर वापस चले जाते हैं। वे कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है कि वे खुद ही हरियाली वन से तोड़ लें या फिर सरपंच जी के नौकरों से सस्ते में ले लें। मेरी लकड़ी कौन खरीदेगा भाग्यवान? इस लकड़ी के काम से अब दाल रोटी भी मुश्किल है। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है और हर शाम एक नई उदासी। लगता है अब कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पर यह काम तो हमारे पुरखों का है। हरिया, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता सब ने यही काम किया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आए हैं। अब अचानक आप कौन सा नया काम शुरू कर लेंगे? कहां से लाओगे पूंजी? और कौन देगा तुम्हें काम? क्या भूल गए, गांव में सरपंच और वीर सिंह के अलावा और कोई किसी को काम नहीं देता। मेरे पास एक उपाय है भाग्यवान, एक ऐसा उपाय जो शायद हमारी किस्मत बदल दे। तुम्हें याद है, हमारी शादी से पहले से ही मैं जंगल में जाता था और अपने लिए ज्यादा लकड़ी काटता था ताकि ज्यादा पैसे जमा कर सकूं। मैंने इसे कभी खर्च नहीं किया, इसे कभी छुआ भी नहीं, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही ख्वाब था कि शायद किसी दिन मैं ठाकुर वीर सिंह से हमारी पुरानी खेती जमीन वापस खरीद सकूं। अब लगता है वही समय आ गया है। इस काम में तो बरकत नहीं है। हम खेती शुरू करेंगे, हमारी अपनी जमीन होगी, अपनी फसल होगी। वो जमीन? अजय, तुम क्या कह रहे हो? वो जमीन जिसके लिए मेरे ससुर जी ने अपना सब कुछ खो दिया था। आपको क्या सच में लगता है कि वो लालची वीर सिंह, हाँ, वो लालची राक्षस हमें वो जमीन वापस दे देगा? भले ही आप उसे पैसे दें, वो तो तुम्हारी जान भी ले सकता है। हम पैसे के लिए वो राक्षस कुछ भी करेगा। भाग्यवान, वो बहुत लालची है। उसकी लालच ही हमारी ताकत है। अगर मैं उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा तो वह जमीन जरूर लौट आएगा। वो सारी जमीन तो हमारी है जिस पर उसने वर्षों से अन्याय पूर्वक कब्जा कर रखा है। वो हमारे पुरखों की निशानी है। तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, उस जमीन के कारण मैंने वर्षों पहले अपने पिता को खो दिया था। मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरी माताजी चल बसी थी और पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उन्होंने मुझे पाल पसकर बड़ा किया, लेकिन उस ठाकुर वीर सिंह के कर्ज के जाल में फंस गए। उस कर्ज की वजह से हमारी सारी जमीन चली गई। एक दिन उन्होंने वीर सिंह से विनती की कि थोड़ी सी जमीन छोड़ दें ताकि वह खेती करके कर्ज चुका सके, पर वीर सिंह ने मना कर दिया। पिताजी टूट गए थे। फिर क्या हुआ था पिताजी के साथ अजय? मुझे हमेशा यही बताया गया कि वह वीरान कुएं के भूत के शिकार हो गए। बचपन से यही सुनकर बड़ी हुई हूं। हाँ, महासरपंच जी, सरपंच ने खबर दी थी कि इताजी को उस भयानक कुएं ने मार डाला। हरियाली वन के उस गहरे कुएं को लोग भूतिया मानते हैं। वे कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं और कुएं में एक प्रेत है जो इंसान को खींच लेता है। सरपंच ने कहा, मेरे पिता के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा कि पिताजी ने डर के मारे कुएं में छलांग लगा दी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। काकी ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन उस सरपंच और ठाकुर वीर सिंह को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक छोटा सा खेत तो वापस कर सकते थे। वो दोनों बहुत लालची हैं। उनका लालच किसी राक्षस से कम नहीं। उनकी वजह से हमारी जिंदगी अंधेरी हो गई। खैर, अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है। मैं आज ही ठाकुर वीर सिंह के पास जाता हूं
और जमीन खरीद लेता हूं। मैंने उतना धन जमा किया है कि वह छोटा सा खेत तो आ ही जाएगा। बस उस जमीन पर एक बार फसल उग जाए, फिर देखना। अजय अपनी पोटली उठाता है और दृढ़ कदमों से घर से बाहर निकल जाता है। सिला उसे देखती रहती है। उसके मन में आशा और आशंका का द्वंद्व चल रहा है। ओहो अजय, आज मेरे महल कैसे आना हुआ? क्या कुछ खास बात है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारी घिसी पिटी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। मेरे नौकर वन से रोज बढ़िया लकड़ी लाते हैं और मेरे लिए अब यह सब छोटे मोटे धंधे बेकार हैं। क्या अपनी किस्मत का रोना गाने आए हो? नहीं ठाकुर साहब, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया। मैं आपसे एक जरूरी सौदा करने आया हूं। मैं आपसे अपनी पुरानी खेत जमीन खरीदना चाहता हूं। वो जमीन जो मेरे पिता की थी, मैं उसे वापस पाना चाहता हूं। जमीन अजय, क्या सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि तू जमीन खरीद सके? जरा मेरी आंखों में देखकर बोल। देख, मैं सस्ते सौदे नहीं करता। मैं 1 इंच की कीमत वसूल करता हूं। जमीन तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करूंगा। 1 रुपया भी कम नहीं, और मेरी कीमत तो तुझे पता ही होगी। मैं यह धन लेकर आया हूं ठाकुर साहब। आप देख लीजिए, क्या इतने में सौदा हो जाएगा? मैंने वर्षों से यह पैसे इकट्ठे किए हैं। हर एक पाई ईमानदारी की कमाई है। यह मेरी सारी जमा पूंजी है। तू यहाँ जमीन खरीदने आया है या बाजार से राशन? क्या मजाक कर रहा है? तू इस रद्दी सी पोटली को दिखाकर जमीन चाहता है? इतने कम पैसों में तुझे खेत चाहिए? अजय, ये तो खेत की चौथाई कीमत भी नहीं है। तेरी औकात इतनी ही है। अब जा यहाँ से और अपना ये बचत का धन वापस ले जा। मेरे महल में मेरी तौहीन मत कर। ठाकुर साहब, थोड़ी दया तो दिखाइए। मेरी मजबूरी समझिए। यह धन आप रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। बाकी का जो धन बचेगा, मैं फसल उगाकर कड़ी मेहनत करके आपको लौटा दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मैं जी जान लगा दूंगा। बस मुझे खेती करने का एक मौका दे दीजिए। पहले तेरा बाप कर्ज लेकर मरा। उसने भी यही कहा था कि चुका दूंगा। उस वक्त तो वसूलने के लिए हमारे पास जमीन थी, लेकिन अब अगर तू कर्ज लेगा तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। अजय, तेरी बीवी को भी मुझे बेचना पड़ सकता है। नहीं, मैं खूब मेहनत करूंगा, अच्छी फसल उगाऊंगा और आपका कर्ज लौटा दूंगा। मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। बस आप मुझे वो खेत दे दीजिए ठाकुर साहब। मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ये धन मुझे दे दे, लेकिन याद रखना, इसके बाद भी बहुत सारा धन है जो तुझे मुझे लौटाना होगा। मैं तुझे खेत दे रहा हूं, लेकिन तू अब मेरा कर्जदार है और मेरा कर्ज ब्याज के साथ बढ़ता है। इस बात को गांठ बांध ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। आपने मुझ पर जो विश्वास किया है, उसे मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं आज से ही खेत पर काम शुरू करता हूं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, अब जा यहां से। मुझे और भी जरूरी काम है। और हाँ, अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो यह मत सोचना कि मैं दया करूंगा। तेरी यह छोटी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अजय तेजी से बाहर निकल जाता है। वीर सिंह पोटली को देखता है और फिर मंद मंद मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में जीत और षड्यंत्र का भाव है। अजय भागा भागा घर आता है। वो इतना खुश है कि अपनी थकान भी भूल गया है। भाग्यवान भाग्यवान, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा सपना सच हो गया। किस बात की मुबारकबाद अजय? क्या आपका काम बन गया? क्या उन्होंने तुम्हें? हाँ, भाग्यवान ठाकुर वीर सिंह मान गया। उसने हमें हमारी जमीन वापस दे दी। अब हम फिर से किसान बनेंगे। क्या क्या आपने उतने पैसों में जमीन खरीद ली?
क्या वे पैसे पूरे थे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि वह तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगा। नहीं भाग्यवान, पैसे पूरे नहीं थे। मैंने उन्हें सच सच बता दिया कि मेरे पास यही सब है, पर मैंने किसी तरह ठाकुर को मना लिया। अब हम उनके कर्जदार हैं, पर मैंने सोच लिया है इस बार मैं फसल उगाकर वो कर्जा यूं कर दूंगा और वो जमीन हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। अजय, मुझे पता नहीं क्यों, पर उस ठाकुर पर मुझे वरा भी भरोसा नहीं है। वो इतना सीधा कैसे हो सकता है? कहीं यह उसकी कोई नई चाल तो नहीं? मुझे उनके साई से भी डर लगता है। अरे तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो भाग्यवान। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या चाल चलेगा भला? आधे पैसे तो वो ले चुका है और बाकी के मैं उसे लौटा दूंगा। सीधी बात है, इसमें इतना क्यों सोचना? तुम बेकार में मन में डर बिठा रही हो। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। उस जमीन से हमारा सारा सुख चैन छीन गया था और अब वो इतनी आसानी से वापस मिल गई। मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है, तुम घर का काम देखो और मेरी चिंता छोड़ो। मैं खेत जा रहा हूं। मैंने कुछ गेहूं के बीज बचा कर रखे हैं। आज से ही बुवाई शुरू करूंगा। जितनी जल्दी फसल उतनी जल्दी कर्ज से आजादी। अजय तेजी से खेत की ओर चला जाता है। वो उत्साहित है और उसके चेहरे पर एक नई आशा है। अजय खेत में कड़ी मेहनत कर रहा है। वो मिट्टी को तैयार कर रहा है, खरपतवार हटा रहा है। उसका शरीर भले ही थक गया हो, पर उसका मन उत्साह से भरा है। हाँ, अब खरपतवार तो हटा दी। अब इस जमीन को अच्छे से जोतता हूं और बेच डाल देता हूं। जितनी जल्दी फसल उगेगी उतनी जल्दी मैं ठाकुर का कर्ज उतार पाऊंगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, तभी तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब बस थोड़ी सी बारिश हो जाए। तभी पीछे से काकी की आवाज आती है। वो गांव की एक समझदार और नेक दिल महिला है, जिन्होंने अजय को बचपन में पाला था। उनके चेहरे पर स्नेह है, पर उनकी आंखों में गहरी चिंता है। अरे अजय, तू इस खेत में क्या कर रहा है? यहाँ से बाहर आ जा, नहीं तो सरपंच और ठाकुर बहुत बवाल करेंगे। कहीं उनकी कोई नई चाल तो नहीं? अरे काकी, अब डरने की कोई बात नहीं। मैंने यह खेत खरीद लिया है। आज मैं बीज बोने आया हूँ। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने एक खेत खरीद लिया? वो वीर सिंह, वो तो अपनी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने देता। बरसों से जो धन जमा किया था काकी, उसी से खरीदा। लेकिन वह धन पूरा नहीं था, इसलिए अभी ठाकुर का कर्ज मुझ पर बाकी है। मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा अजय, वर्षों पहले तेरे पिता ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। आज उसी कर्ज की वजह से तुम्हारी सारी जमीन सरपंच और ठाकुर के पास है, जिसने भी उनसे कर्ज लिया है। आज तक कोई उनका कर्ज चुका नहीं पाया है। उनका ब्याज इतना बढ़ जाता है कि इस गरीबी में कोई उनके जाल से निकल नहीं पाता। तूने यह क्या कर दिया बेटा? तूने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं काकी, इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर ने मुझसे अच्छे से बात की और खेत भी बड़े प्यार से दिया। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। मुझे नहीं लगता कि वह इतने बुरे हैं। पिताजी के साथ जो हुआ वो तो उस वीरान कुएं के भूत की वजह से हुआ था। सब यही कहते हैं। जितना भला तू उन दोनों को समझता है, उतने वो है नहीं। उनके दिल में पत्थर है। लेकिन अब जब तूने शुरू कर ही दिया है तो भगवान तेरा भला करे। खैर, मैं चलती हूँ, तू अपने खेत में अच्छे से काम कर। काकी चली जाती हैं। हरिया फिर से काम में लग जाता है, पर काकी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। अजय घर लौट रहा होता है, तभी सामने से सरपंच आ जाता है। सरपंच का चेहरा हमेशा क्रोधी और संकीर्ण रहता है। वो अजय को देखकर रुक जाता है। अरे अजय, कहाँ जा रहा है झूमता हुआ?
और बहुत खुश लग रहा है। इतनी खुशी किस बात की है? प्रणाम सरपंच जी। मैं बस अपने खेत जा रहा हूँ। आज गेहूं की फसल बोकर आया हूँ। अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। तेरा खेत? तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और ठाकुर के पास है। तू किस खेत की बात कर रहा है? मैंने ठाकुर जी से खेत खरीदा है, बस उसी में फसल लगाई है। हाँ, थोड़ा सा कर्ज चुकाना है बस। उसके बाद वो जमीन मेरी हो जाएगी। वीर सिंह की बुद्धि घास चरने गई है क्या? वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है। उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी वजह से हमारी सारी कमाई खत्म हो जाएगी। मुखिया जी, सरपंच जी क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। तू घर जा, मैं चलता हूं। और हां, बिना पूछे कोई काम मत किया कर। अरे ठाकुर, तेरी बुद्धि ठिकाने पर है या नहीं? तूने अजय को उसका खेत वापस क्यों दे दिया? तूने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। क्या दोस्ती खत्म हो गई हमारी? मेरे जिगरी दोस्त क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? गांव वालों को मैं उनकी जमीन मुफ्त में थोड़ी ना लौटा दूंगा। तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो? अजय थोड़ा धन लाया था। मैंने उसका धन भी रख लिया और उसका मन भी रख लिया। मैंने उसे झूठी उम्मीद दी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। क्या कह रहा है तू? साफ साफ बता ठाकुर। अरे, उसका धन भी हमारा हो गया और थोड़े दिन में जमीन भी वापस हमारी हो जाएगी। उस पर अभी भी मेरा कर्ज बहुत है। ब्याज दर इतनी ऊंची रखी है मैंने कि वह अपनी पूरी फसल भी बेच दे तो कर्ज नहीं चुका पाएगा। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना खेत दे दूंगा। वह खेत तो वापस हमारे पास ही आने वाला है। मेरे पास एक बड़ी योजना है जिससे उसे पूरी तरह से फंसाया जा सकेगा। फिर ठीक है ठाकुर, तुम पर यकीन है मुझे। मुझे लगा कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम्हारी योजना क्या है, जरा बताओ तो। योजना यह है कि जैसे ही फसल कटेगी हम गांव वालों को इकट्ठा करेंगे और कहेंगे कि अजय ने कोई पैसे नहीं दिए बल्कि उसने कर्ज लिया था। हम उससे उसकी पूरी फसल छीन लेंगे और उसे इतना अपमानित करेंगे कि वो गांव छोड़कर भाग जाए और फिर उसकी बीवी वो भी हमारी हो जाएगी। वो तो बहुत सुंदर है। हाँ, यह हुई ना बात। मैं चलता हूं ठाकुर। इस योजना में मेरा पूरा साथ रहेगा। अब हमें बस फसल के तैयार होने का इंतजार करना है। दोनों जोर से हंसते हैं। लालच के उस महल में दो दुष्टों ने मिलकर एक मासूम और मेहनती किसान के खिलाफ सबसे घिनौनी साजिश रच डाली थी। अजय तो उम्मीद की फसल बो रहा था, पर उन दोनों को बस उसका पतन देखना था। उन्हें नहीं पता था कि भाग्यवान का समर्पण और अजय का संकल्प इस साजिश को हमेशा के लिए दफन कर देगा। भाग्यवान, मैं फसल बीज बोकर आया हूं। अब हमारे घर में खुशहाली बहुत जल्दी आएगी। देखना, मैं एक बहुत अच्छा किसान बनूंगा। अरे हाँ हाँ, किसान तो तुम बनना, लेकिन जो काम हम करते आ रहे हैं उसे मत छोड़ो। काकी कह रही थी कि उनके पड़ोसन को लकड़ी चाहिए। वो थोड़ी बीमार है, इसीलिए वह जंगल नहीं जा सकती ना, तो थोड़ी लकड़ी काट कर ले आओ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। रात होने ही वाली है। मैं कल सुबह जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा। लकड़ी से थोड़े पैसे तो मिलेंगे। कुछ दिन बीतते हैं। अजय की मेहनत रंग लाती है। उसके खेत में हरी भरी फसल लहराने लगती है। देख रहे हो ठाकुर, अजय के खेत में क्या खूब फसल उगी है। अगर यह फसल कट गई तो वह कर्ज चुका देगा और हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है उसे कर्ज के बारे में याद दिलाने का। अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। वह खेत वापस ले लो, नहीं तो वह गरीब लक्कड़हारा अब अमीर बन जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमें तुरंत यह फसल चाहिए।
अगले दिन ठाकुर और सरपंच गांव वालों को इकट्ठा करके अजय के घर के बाहर आते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सुनो 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 गांव वालों, धोखे की कहानी सुनो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि ये अजय कितना बड़ा चोर है। क्या हो गया ठाकुर जी? सरपंच जी, आप दोनों अजय के घर के बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? अरे बहन, तुम्हें क्या बताएं, यह अजय तो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत पर फसल बोड़ आई। ऊपर से ये हमारा कर्जदार भी है। इसने हमसे पैसे उधार लिए थे और अब ये हमें ही धोखा दे रहा है। अरे सरपंच जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको पैसे दिए थे और बाकी के पैसे देने वाला हूं। मेरी और ठाकुर जी की बात हुई थी। कितना झूठा इंसान है तू। कोई गवाह है तेरे पास? तूने पैसे दिए नहीं, तूने तो उस दिन मुझसे पैसे उधार लिए थे, क्योंकि तेरे घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। और इतना सारा कर्ज लेकर तू मेरे ही खेत पर फसल बो रहा है। वो खेत हमारा है और वो फसल भी। गांव वालों के सामने झूठी कहानी बना रहा है कि तूने खेत खरीदा है। तू तो ठाकुर से पैसे उधार लेकर आया था, क्योंकि तेरी बीवी भूठी थी। तुझे वो पैसे लौटाने होंगे और ब्याज इतना हो गया है कि तू अब कभी नहीं चुका पाएगा। ठाकुर जी, आप क्या कहानी बना रहे हैं? मैंने आपसे कब पैसे लिए? मैं तो आपको खेत के पैसे देकर आया था। हमारी बात हुई थी कि फसल उगने के बाद मैं सारा कर्जा वापस कर दूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। देखो देखो, ये कितना झूठ बोल रहा है। गांव के एक इज्जतदार आदमी को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहा है। गांव वालों, इसे खूब मारो, यह चोर है। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। ऐसा मत करो। तुम अपना खेत रख लो और हम तुम्हारा कर्ज भी लौटा देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन भाग्यवान, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं बेकसूर हूं। भगवान के लिए आप अभी चुप हो जाइए। अजय, ये सब उनकी चाल है। अगर आप बोलोगे तो ये आपकी जान ले लेंगे। तो तुम अपने पति का कर्ज चुकाओगी? ठीक है, तुम्हें मौका देते हैं। तुम मेरे और सरपंच के घर नौकरानी बनोगी, घर का सारा काम करोगी, साफ सफाई करोगी, हमारे लिए खाना बनाओगी, और यह सब काम हो जाए तभी तुम घर लौटोगी और तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे सब मंजूर है। मैं ये सब करूंगी, पर मेरे पति पर कोई अत्याचार मत करना। उन्हें छोड़ दो। मैं आपके घर काम करके आपका कर्ज चुका दूंगी। मेरे पति को छोड़ दो। ठाकुर और सरपंच गांव वालों के सामने अजय और सिला को अपमानित करके चले जाते हैं। गांव वाले उदास हैं, पर कोई कुछ बोल नहीं पाता। अजय घर के अंदर बैठा फूट फूट कर रो रहा है। सिला उसके पास बैठी है, उसे सांत्वना दे रही है। भाग्यवान, आज मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई। कहां मैं तुम्हें रानी बनाने के सपने देख रहा था और कहां यह सब हो गया। मुझ जैसे पति को तो डूब कर मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें उन दुष्टों के हवाले नहीं कर सकता। आपकी इसमें कोई गलती नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो दोनों भरोसे के लायक नहीं है। भगवान सब देख रहा है। उनका लालच ही उन्हें ले डूबेगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ बेटा, आज उन्होंने अपनी चाल चल ही दी। उन्होंने तेरे पैसे भी रख लिए, तुझसे खेत भी छीन लिया और तेरी फसल भी, ऊपर से तुझ पर कर्ज भी डाल दिया। यह बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, आखिरकार मैंने यह सब पहले क्यों नहीं सोचा। अब क्या ठीक कर देंगे भाग्यवान। तुम्हें जाकर उनके घर गुलामी करनी पड़ेगी। यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूँ। मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, तभी हमारा कर्ज उतरेगा
और वो लोग आपकी जान बख्श देंगे। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अजय का मन अब आत्मग्लानि और प्रतिशोध की आग में जल रहा है। अगर बात मेरी जान की है तो फिर उसका एक उपाय है। आज रात जब भाग्यवान सो जाएगी, मैं उस वीरान कुएं के पास जाऊंगा जिस कुएं में मेरे पिताजी की जान गई थी। मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मेरे मरने के बाद गांव वाले भाग्यवान पर तरस खाएंगे और कर्ज भी माफ हो जाएगा। भाग्यवान अपने मायके चली जाएंगी। मेरे जाने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। रात होती है। भाग्यवान के सोते ही अजय दबे पांव घर से निकलता है और वन में वीरान कोप की ओर चला जाता है। अजय उस भयानक कुएं के किनारे खड़ा है। कुएं से एक अजीब ठंडी हवा आ रही है। जीते जी मैं पिताजी के साथ तो नहीं रह पाया, लेकिन अब हमारी मृत्यु एक ही जगह पर होगी। मरने के बाद हम दोनों साथ रहेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, भाग्यवान मेरी वजह से उन दुष्टों की गुलामी करती रहेगी। यह मेरे लिए असहनीय है। वीरान कुएं आज मुझे भी खा ले। मुझे अब यह जीवन नहीं चाहिए। मैं थक गया हूं गरीबी और कर्ज के बोझ से। आ और मुझे मुक्ति दे दे। तुम्हें किसने कहा कि मैं इंसानों को खाता हूँ? कौन है जो मेरी बदनामी कर रहा है? तुम सच में बोलते हो। तुम कौन हो? पूरा गांव यह बात जानता है कि तुम कई लोगों को खा गए। तुमने मेरे पिताजी को भी मार डाला। यह आवाज तो उसी प्रेत की है जिसके बारे में सुना था। मैंने किसी की जान नहीं ली। मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। मैं तो चुपचाप इस कुएं में पड़ा रहता हूं और इंतजार करता हूं कि कोई मुझे मुक्ति दिलाए, मेरा बदला लेकर। मैं कोई भूत नहीं हूं अजय। मैं तुम्हारे इंतजार में हूं। तुम कौन हो? बेटा अजय, मैं तुम्हारा पिता हूं। आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा, इसीलिए सबने अलग अलग कहानी बनाई। लेकिन आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आया है, तो लो, तुम मुझे भी देख लो, मेरी कहानी भी सुनो। यही मेरी मुक्ति है। अजय के पिता की आत्मा अपनी कहानी बताना शुरू करती है। बेटा, ठाकुर ने तेरी माँ को पहले ही चाय में जहर देकर मार डाला था। वो बहुत बीमार थी, पर जहर ही उसकी मौत का कारण बना। वो चाहता था कि मैं अकेला पड़ जाऊं और कर्ज मांगूं। उसके बाद ठाकुर और सरपंच दोनों ने मिलकर हमारी जमीन हड़प ली और मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। वे चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए गांव से भाग जाऊं। एक दिन जब मैं जंगल जा रहा था, ठाकुर और सरपंच ने मुझे पकड़ा, खूब मारा और इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। ये सारा दृश्य सरपंच के छोटे बेटे ने देख लिया था। जब सरपंच का बेटा उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगा, तो लालची सरपंच ने अपना भेद खुलने के डर से अपने ही बेटे को भी मारकर इसी कुएं में फेंक दिया। मेरे मरने के बाद मैं एक रक्षक आत्मा बन गया। मैं यहाँ गूंजता रहता था और लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन सब डर कर भाग जाते, क्योंकि उन दोनों दुष्टों ने यह अफवाह फैला दी कि मैं कुएं का भूत हूं और जान लेता हूं। जान लेने वाले वो दोनों खूनी हैं। मैं नहीं, मैं अपना बदला लेना चाहता हूं। मेरे लिए इंसाफ चाहता हूं। तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। पिताजी, काकी और भाग्यवान मुझे हमेशा कहती रही, पर मैं उन दोनों को अच्छा इंसान समझता रहा। उन्होंने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? आपको मुक्ति दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ सोना चांदी दे रहा हूँ। इसे ले जाओ और गांव में बांटना शुरू करो। गांव में यह बात फैला दो कि वीरान कूप का भूत धनी बनाता है। जो कोई भी उसके सवाल का जवाब सच्चाई से देगा, उसे वह खूब धन देगा। बस यह बात उन दोनों लालचियों तक पहुंच जाए। उनकी लालच ही उन्हें यहां खींच लाएगी। तुम्हें मेरा काम करना होगा अजय। इंसाफ लाना होगा। इंसाफ लाना होगा। वो रात अजय के जीवन की सबसे लंबी रात थी। उसने न केवल अपने पिता की मृत्यु का रहस्य जाना, बल्कि अपने भीतर न्याय की एक नई आग भी महसूस की। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके पिता की आत्मा थी।
और उसका इंतजार था उस दिन का जब लालच खुद चलकर मौत के कुएं में उतरेगा। अजय गांव में सोना बांटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे वीरान कुएं के किनारे यह धन मिला है। अफवाह तेजी से फैल जाती है कि वीरान कुएं का जिन धनी बना रहा है। कुएं अपना सवाल पूछ और हमें धनवान बना। हम तैयार हैं। हाँ हाँ जरूर, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल है और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? हाँ हाँ, पूछो पूछो, हम झूठ क्यों कहेंगे? तुम तो हमें धन देने वाले हो, हमें कोई डर नहीं है। सालों पहले एक लकड़हारे को तुमने यहां मारकर फेंका था। क्यों? क्या लालच था तुम्हारा? अरे तुझसे क्या छुपाना। हाँ, ये बात सच है। हमें उसकी जमीन चाहिए थी, इसलिए हमने षड्यंत्र रचा, उसे फंसाया और उसके बाद उसे मारकर इस कुएं में फेंक दिया। हम तो बस जमीन लेना चाहते थे। हमें अब सोना चाहिए। और सरपंच के बेटे को भी तुमने ही मारा था, बताओ। हाँ, उसने सब देख लिया था। वो पूरे गांव को सच्चाई बता देता कि हम खूनी हैं और गांव वालों से उनकी सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। वो हमारा भेद खोल देता। अब हमें सोना दो। सुन लो गांव वालों, दो खूनी आज अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। जिसकी आवाज कुएं से आती है वो कोई भूत नहीं, वो मेरे पिता हैं। गांव वालों, इस कुएं में कोई भूत नहीं। इस कुएं में मुझे मारकर फेंका गया था। इन दोनों ने मुझे मारा था और मेरी पत्नी को भी गुलाम बनाया। तुम सबकी जमीन इन लोगों ने धोखे से छीन ली। आज इनकी सजा होगी। गांव वाले क्रोधित हो उठते हैं। अब इन दोनों को हमें सजा देनी होगी। इन दोनों की सजा यही है कि इसी कुएं में इन्हें भी धकेल दिया जाए। इन जालिमों का यही अंत है। गांव वालों, क्या यही हमारा फैसला है? पूरी भीड़ एक साथ चिल्लाती है। हाँ, यही फैसला है। अगर तुमने यही तय किया है तो फिर इसके गंदे खून से अपने हाथ मत रंगो। यह काम मैं ही कर दूंगा। मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं पूरे गांव वालों को धनवान बनाना चाहता हूं। इस कुएं के आसपास की जमीन तुम लोग जब खोदोगे तो यहां तुम्हें भर भर कर सोना मिलेगा। सरपंच और ठाकुर को वीरान कुआं अंदर खींच लेता है। दोनों का अंत हो जाता है। कुएं से एक भयानक चीख निकलती है और फिर सब शांत हो जाता है। अगले दिन गांव वाले वीरान कुएं के आसपास की जमीन खोदते हैं और सबको खूब सारा सोना चांदी मिलता है। इस तरह मेहनत और सच्चाई की जीत हुई और लालच का अंत। अजय ने अपने पिता को मुक्ति दिलाई और पूरे गांव को गरीबी और जुल्म से आजाद किया। उन्होंने दिखा दिया कि न्याय हमेशा अपनी राह ढूंढ ही लेता है, भले ही वो राह किसी वीरान कुएं से होकर क्यों ना गुजरे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई और लालच कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और हिम्मत के आगे उसे झुकना ही